अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5, the speed of an electron in the first Bohr orbit is v naught. फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम का n इक्वल टू 1। तो वी नॉट फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है वी एन जेड इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। तो वी नॉट के टर्म में चाहिए जेड क्या हो गया एच ई प्लस के लिए 2 और ऑर्बिट क्या है, आंसर इज 2 v naught by 3। तो आंसर इज 2 v naught by 3। ये चीज इसमें इसका आंसर ये हो गया, ये ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन देखो, पहले ये ऊपर वाला देखो, सी दिस, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन। What is the angular velocity of an electron occupying second orbit of Li2 plus ion? हमें ओमेगा निकालना है। आंसर में k का टर्म दिया, k मतलब वही k इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखो एक आपके एच इनके फॉर्म में दिया है, ओमेगा निकालना। तो बेटर है कि हम जो बिल्कुल बेसिक वाला चीज होता है वहीं से स्टार्ट करें। बेसिक में हम क्या रिजल्ट यूज करते थे, एक तो कि जो अगर कोई ये न्यूक्लियस है जिसमें जेड प्रोटॉन है, यहां पे न्यूक्लियस आपका Li2 प्लस का है तो जेड की वैल्यू हम 3 यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, अभी एक पहले का कोई nth ऑर्बिट हो तो एक इक्वेशन होती थी के जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर होता था एम वी स्क्वायर बाई आर। पर हमको चाहिए क्या, ओमेगा। हमें क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियस आर, तो दे आर रिलेटेड बाय दिस। तो हम अगर v को ओमेगा लिख दें यहां पे तो एक इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम एक आर कट जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब। एक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, हमको जेड क्या हो गया,
क्योंकि हम Li2+ का तो जेड हो गया 3, तो ये हो गया। एक और रिलेशन क्या होगा, बोस क्वांटाइजेशन ऑफ, अनदर रिलेशन वी कैन यूज इज बोर्स quantization of एंगुलर मोमेंटम, वो होता है mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो n के लिए तो सेकेंड ऑर्बिट बोला है, h बाई पाई हो गया, और v की जगह ओमेगा लिखे तो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया आपका m h बाई पाई इक्वल टू m ओमेगा आर स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, समझ में? ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमें अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ओमेगा कैलकुलेट करना है। हमने सेकेंड ऑर्बिट भी मान लिया है, हमने जेड के लिए 3 भी मान लिया, Li2+ कंसीडर कर जेड 3 भी ले लिया। अब सॉल्व करना है, देखते तो क्या है, एक से आर निकालो, दूसरे में ओमेगा की टर्म पुट कर दो, आ जाएगा। आप सोचोगे जैसा कि वो तो एक तरीका है ही, यहाँ आर क्यूब है या आर स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर करूं और इसका पूरे का क्यूब करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा 4 r पावर 6, और ये हो जाएगा h क्यूब बाई पाई क्यूब m क्यूब ओमेगा क्यूब r 6, है ना। इसका स्क्वायर किया उसका, तो ये क्या हो जाएगा, इफ वी डिवाइड इट तो दिस बाई ये हो जाएगा 9k स्क्वायर पाई ऊपर चला गया, ये 1/m हो जाएगा और एक ओमेगा रह जाएगा, R6 कट जाएगा, तो m यहां आ जाएगा सॉल्व होके। तो कोई आंसर ऐसा मैच कर रहा है क्या, देखो ओमेगा इक्वल टू 9 पाई क्यूब k स्क्वायर एम ई पावर 4/, तो ये आपकी हो गई एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। क्योंकि मुझे आंसर अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता तब तो मैं क्या करता, मैं रेडियस निकाल लेता Li2+ सेकेंड ऑर्बिट का, स्पीड निकाल लेता और v इक्वल टू ओमेगा को v/r कर देता। लेकिन यहां मुझे इन सब के टर्म में चाहिए, तो बेटर है कि हम बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्म में जाके ही चीजों को उस टर्म में ही निकाल दें। समझ में? देख लो फिर ये वाला, डू दिस वन।
ये हो गया। फिर 5 का सेकंड देखो, 5 का थर्ड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो। If radiation corresponding to second line of Balmer series of Li2 plus ion knocked out electron from first excited state of hydroatom, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, एक Li2 प्लस आयन के लिए तो बामर, अगर ये Li2 प्लस की बात हो रही है तो सेकेंड लाइन बामर सीरीज मतलब लैंडिंग ऑर्बिट 2, लाइमन में लैंडिंग ऑर्बिट 1, बामर में 2, पास्कल में 3, ब्रैकेट में 4, फुंड में 5, हम्फ्री में 6। सेकेंड लाइन का मतलब 4 से 2 है ना, 4 से 2 कि फर्स्ट लाइन होगा 3 से 2, तो सेकेंड लाइन का मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है और रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, E4 माइनस E2। E4 माइनस E2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 13.6 बाई 16 4 स्क्वायर प्लस बाई 4, तो 13.6 इंटू 9, 1/4 माइनस 1/16 विच इज 13.6 इंटू 9 इंटू 3/16, ये जब 16 से 0.85 हो जाएगा। (13.6 बाई 16) 4 से जाएगा तो 3.4, हाँ ये 0.85 और इंटू 20 इंटू 27, 923, तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 22.95 हो जाएगा वैल्यू सॉल्व करके, यानी ये जो एनर्जी निकल रहा है इसका 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये जाके क्या करता है, अभी तो हमने इतनी बात की है,
knocked out इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे एक मान लो हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब n इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये एनर्जी आके इस पे फॉल की। यहां पे एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में? -3.4 eV। तो ये आके इसको जब हिट स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, 22.95 एनर्जी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे जाने के लिए तो केवल 3.4 एनर्जी चाहिए बाहर निकलने, आयोनाइज होने के लिए। क्योंकि अगर कोई पूछे कि यहां से इसको आयोनाइज होना तो कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज 0 माइनस पर आपने तो उससे ज्यादा एनर्जी दे दी। तो जब आप ये जाके इसको एनर्जी मिलेगी तो 3.4 तो ये यूज कर लेगा बाहर निकलने में, पर जो बाकी बची एनर्जी है 22 जो कि सॉल्व करके आ जाएगा ये 19 ये इसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इससे कम देते तो निकलता ही नहीं, केवल इतना देते तो जस्ट बाहर निकल के जाता, पर अब बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। तो यही पूछ रहे। आई बात समझ में? यहां से एनर्जी निकली, इसने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इनफाइनाइट ऑर्बिटर पहुंच गया, पर फिर भी एनर्जी बची इतनी जो काइनेटिक एनर्जी। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां पे होता सपोज, तो तब इसमें एनर्जी -13.6 होती है, तो ये तब काइनेटिक एनर्जी होती 22.95, जो भी बच के आता आंसर, दैट वुड बी द आंसर। अगर यहां होता -1.51 होती है तो भी वहां निकलता और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती, तब 22.95 माइनस दिस वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज ये क्वेश्चन देखो, यहां पे अब एक बात समझो, जैसे हम लोग जब बोर्स मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चीजें करते हैं तो हम एक ये लगाते हैं कि प्लस जेडी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक
एक इक्वेशन ये यूज करते हैं और दूसरा बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ ये। पर बहुत बार क्या होता है, जैसे कुछ नहीं दिया तो ठीक है, पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिया हो, कुछ फंक्शन ऑफ आर, समटाइम पोटेंशियल दिया हुआ हो सकता है, तो पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब उसी इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है उसका पोटेंशियल इस सिस्टम में ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी चार्ज इनटू। पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो मुझे फोर्स इस फॉर्मूले को यूज कर, क्योंकि फोर्स और कंजर्व, ये अगर एनर्जी दिया हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स होता है उसमें एक रिलेशन होता है माइनस du बाई डी आर। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है या पोटेंशियल दिया है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तब आप फोर्स सीधा ये यूज नहीं करोगे, तब आप पहले फोर्स इस तरह से निकालोगे, एट्रैक्टिव फोर्स, और फिर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसके मैग्नीट्यूड को आप सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करोगे, जो कि mv स्क्वायर बाई आर है। इनफैक्ट इस वाले प्रॉब्लम में भी जो हम करते हैं, अगर सपोज यहां पे कोई पूछे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की, तो यू आर होगा के Q1 Q2 मतलब प्लस जेडी माइनस ई बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं इससे फोर्स निकालता हूं तो हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू आर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, के जेड स्क्वायर बाहर आ गया, 1 बाई आर का डी बाई डी आर हो गया माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला हो गया, इधर यही वैल्यू आ गई, जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो यही आ जाएगा जो हम यूज भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ जो सेंट्रल सिस्टम है कुछ अलग तरीके का भी हो सकता है। तो अगर यू मुझे दिया हुआ है तो यह जरूरी है कि मैं फोर्स सीधा ये वाला फोर्स ना यूज करूं, ये मैं निकालूंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और उसके बाद प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, जो कि mv स्क्वायर बाई आर, और संग में अगर ये दिया हुआ है कि बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल, यूज दिस वन, ये और वाली इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को तो इस तरीके से कि अगर u दिया हुआ है तो आपको फोर्स इस तरीके से निकालना होगा, सीधा ये यूज नहीं करेंगे। अब बिल्कुल बेसिक तरीके से आके फिर डेरिवेशन भी कर सकते हैं। पहले इतनी बात देख लो, फिर मैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करता हूं। जो ये फोर्स आ गया उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स विच इज, जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, ये हुआ, अगर हमें यू आर दिया हुआ है तो मेरा फोर्स हो जाएगा
माइनस डी बाई माइनस माइनस प्लस के ई स्क्वायर बाहर निकाल लो, डी बाई डी आर ऑफ 1/r³ क्या हो जाएगा, r-3 पावर, तो ये हो जाएगा k -3 r -3 -1 -4, ये मेरा हो गया फोर्स जिसको मैं यूज करूंगा, विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3k, दैट विल बी इक्वल टू m, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इस सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो ये हो गया, विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा 3k ई स्क्वायर mv स्क्वायर r³ हो जाएगा यहां के, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक बोर्स क्वांटाइजेशन यानी NH बाई, मेरा एम है स्पीड निकालना, यानी आर को कैंसिल कर देना। क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, मेक इट क्यूब और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 n³ 8 π³ ऊपर चला जाएगा, m³ v³ r³ कट गया, ये 1/m² रह गया, v²/v³ v रह गया, तो सॉल्व करके आ जाएगा v इक्वल टू v इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा n³ h³ 24 π³ k ई स्क्वायर, और नीचे एक m भी रह जाएगा, कुछ ऐसा है क्या, नहीं m स्क्वायर रह जाएगा, m/m³ इज m स्क्वायर, m/m³ क्या होगा m स्क्वायर, तो नीचे m स्क्वायर रह गया, तो ये v इधर चला गया, v²/v³ क्या हुआ v, तो v इधर चला गया, 1/m² रह गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो सॉल्व करके आपको यानी ये मिल गया आपका, है ना, तो ये चीज ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, देख लो,
इसको इस चीज को सॉल्व करके हमें ये मिला है। ठीक है, रब कर दो। जो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये है जैसे, तो सॉल्व ही है पेज 51 पे, पर बात समझो। A small particle of mass m moves in such a way that potential energy is given by this expression. Omega is a constant and r is the distance of the particle from the origin. Assuming Bohr's model of quantization, angular momentum and circular orbits apply हो रहा है, यह मतलब mvr equal to nh by 2 pi. Show that the radius of the nth allowed orbit is proportional to root n. फिर नॉर्मली तो हम क्या डेरिवेशन करते हैं कि रेडियस जो आता है वो आता है a नॉट, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के, ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। पर यहां बोल रहा है कि जब एनर्जी ऐसी एक्सप्रेशन से दी जा रही है तो ये प्रूव करो कि रूट एन के प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअली देखो अगर एनर्जी ये है तो फोर्स क्या होगा, वही देखो F इक्वल टू विच इज माइनस डी बाई डी आर हाफ ये, यानी वह हाफ बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया डी बाई डी आर ऑफ 2r हो गया, माइनस 1 है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, हमें क्या बोला है रेडियस, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक रिलेशन ये है। और दूसरा एन एच बाई 2 पाई। हमें चाहिए रेडियस का एक्सप्रेशन, तो v का एक्सप्रेशन जो है भाई ये आपका हो जाएगा, इसे अगर मैं यहां से आर स्क्वायर ले आऊं तो अगर इसके स्क्वायर कर दें, अगर इसे स्क्वायर कर दें और डिवाइड करें तो क्या होगा, इक्वल टू एम वी स्क्वायर, कुछ गलती भाई क्या, 2r एम वी स्क्वायर बाई आर, तो आर स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए क्या है रेडियस अराउंड ऑर्बिट, तो और यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू एन एच पे, तो एम वी स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास वी स्क्वायर कट गया, ओह ठीक है, एम स्क्वायर नीचे आएगा, वी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, आर वी स्क्वायर तो कट गया, ये हो जाएगा एक एम भी कट जाएगा, तो एक एम इधर, तो एम ये हो जाएगा 1/r4। तो अगर मैं इसका 4 तो r4 क्या हो जाएगा,
R4 will become n square, ये m इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका अगर मैं फोर्थ रूट लेता हूं तो ये तो हो जाएगा एक कांस्टेंट एच स्क्वायर एम स्क्वायर और एक ये हो जाएगा एन स्क्वायर का 2/4, 2/4 मतलब हाफ यानी रूट एन, तो ये चीज रूट एन हो जाएगी। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शन हो गया? रूट ऑफ, यही वो पूछ रहे हैं, प्रूव करने को बोल रहे हैं। यहां पे पहले जो आता है फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सेंटर ऑफ फोर्स को इक्वल करने के लिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में? अब एक चीज देखो, number of different spectral lines different in the sense of either lambda different and oblique, अगर lambda अलग है तो न्यू भी डिफरेंट होगा, एनर्जी डिफरेंट होगी। एमिटिंग फ्रॉम अ सैंपल of atom oblique ions in which electron is present in higher orbit n. इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अगर हाई ऑर्बिट n है तो उसको n-1th एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट 2 में है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? 1। थर्ड ऑर्बिट में तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट में तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक सैंपल है ऑफ एटम और आयन। सैंपल का मतलब है कि यू आर हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। मतलब क्योंकि ऐसे भी सोचो कि मेरे पास सपोज हाइड्रोजन एटम है और उसका 1 नैनोग्राम है, तो 1 नैनोग्राम भी कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा?
1 नैनोग्राम मतलब 10⁻⁹ ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 1, तो ये मोल्स हो गए, और एटम्स कितने हो गए 6 पॉइंट। तो आपके 1 नैनोग्राम हाइड्रोजन में भी यू आर हैविंग अराउंड 6.023 इंटू 10⁻14 एटम्स। आपका एक सैंपल में लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स और आयंस है, पर हर एटम और आयन में जो आपको दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट n के अंदर है, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है, बहुत से एटम्स आपके पास हैं, और जितने भी एटम्स है सब में उनका इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट n, सपोज यहां पे n की वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो इन सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में प्रेजेंट है, एक्साइटेड स्टेट लेवल है कोई n इक्वल टू 4। तो ऐसे सोचो, ये एक सिंगल एटम का हमने डायग्राम बनाया है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाकी एटम का भी सिचुएशन ऐसा ही है, सबके सब एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, अभी भी हम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, वो n इक्वल टू 4 में प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, ये तो हायर एक्साइटेड लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट, कम बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट्स। तो जब ये वापस आएगा तो ये कितने डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ दे सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 में प्रेजेंट है सब एटम्स के अंदर, इन ऑल एटम्स, दूसरे एटम में भी ऐसा ही है, तीसरे एटम में भी ऐसा ही है, और आपके नंबर ऑफ एटम्स बहुत है, तो क्या क्या पॉसिबल डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशन हो सकते हैं। आप 4 में हैं तो क्या क्या पॉसिबल है, 4 से 3, फिर 4 से हो सकता है, जैसे ये 4 से 3 आ गया, पर किसी दूसरे एटम का 4 से डायरेक्टली, जब तक हो ना जाए ट्रांजिशन आप गारंटी नहीं कर सकते क्या हुआ होगा। 4 से 2 हो गया, फिर एक 4 से 1 भी हो सकता है, फिर जब इलेक्ट्रॉन 3 में आ गया तो 3 से 2, मान लो कोई दूसरा एटम भी है, ये यही वाला 2 के बाद 2 से, एक 3 से, किसी दूसरे एटम में 3 से सीधा 1 भी जा सकता है, और एक ट्रांजिशन 2 से। बाकी क्योंकि आपके नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा हैं तो ट्रांजिशंस रिपीट ही होंगे, 4 से 3 वाले बहुत से मिलेंगे, 4 से 2 वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आपके लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं, अच्छा ये इन 6 के अलावा कोई और नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इन 6 में ही फॉल करेगा। आप कभी आर्ग्यू कर सकते हो कि इसकी क्या गारंटी है कि 4 से 3 वाला मिलेगा ही, बात तो सही है, हो सकता है आपके पास मिलियन नंबर ऑफ एटम्स हो फिर भी कोई 4 से 3 वाला ट्रांजिशन ना हो, पर ये बहुत हाईली अनलाइकली है, इम्प्रोबेबल है, क्योंकि अगर बहुत लार्ज कलेक्शन एटम होंगे और आपको 6 तरीके के डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, तो कोई ना कोई इतने एटम्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर तरीके का ट्रांजिशन कुछ ना कुछ एटम्स तो दे ही देंगे, क्योंकि यू आर हैविंग अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स देयर। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए 6, मतलब आपको 6 डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस, अगर ऑर्बिट नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में है, 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के या 6 डिफरेंट एनर्जी के, कुछ भी बोल सकते हो। अब मान लो n इक्वल टू 5 में हो, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल 5 में हो और सैंपल ऑफ एटम्स है, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, 5 से 4, 5 से डायरेक्टली 3 आ जाए,
5 से 3 मतलब क्या, E5 माइनस E3। फाइव से सीधा 1 आ जाए। फोर से 3 4 से 1 यानी ये टोटल नंबर कितने, 4 हुए थे। टोटल n इक्वल टू 4 वाले में टोटल 6 ऐसे आया था, 3 प्लस, अगर आप कैसे n इक्वल टू 6 ऑर्बिट में, 6th ऑर्बिट में, तो टोटल है 6 से 5, तो यहां y5 प्लस 2 3 4 प्लस, यानी कहने का मतलब है कि अगर जनरल फॉर्मूला बनाया जाए तो अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब 6th में था तो क्या था, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 में था तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 में था तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं 1 प्लस तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। इसे चाहे तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी मान सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो फॉर्मूला होता है n बाई 2 ट्वाइस इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d 1 है, तब भी आपका आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। पर ये तो तब है जब ये वैल्यू n है, और n की जगह वैल्यू आपकी n माइनस 1 हो जाए तो n की जगह n माइनस रखना पड़ेगा, तो सम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 n, यानी ये जो सीरीज आपने बनाई है इसका सम है n माइनस 1 बाई 2। यानी अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, हायर ऑर्बिट n में, तो जो टोटल, और एक सैंपल ऑफ एटम्स या आयंस है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी फाउंड विल बी जब n की वैल्यू 4 थी तो क्या आया 4, दैट इज 6, 5 थी तो 5 माइनस 1 बाई 2 10 आ गया, 6 थी तो 6 माइनस 1 बाई 2 15 आ गया। तो जो फॉर्मूला हम लोग वो हम टोटल काउंट कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है जब आपके पास नंबर ऑफ
एटम्स बहुत ज्यादा हैं या आयंस बहुत ज्यादा है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हायर ऑर्बिट, एंड तो टोटल पॉसिबल डिफरेंट लाइंस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वुड बी n(n-1/2). देख तो ये चीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूज होता है। ठीक है, अच्छा एक ये समझे पहले, अच्छा अब अगर कोई आपसे बोले एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे कि सपोज वी हैव अ सिंगल एटम, एक सिंगल एटम ना बहुत डिफिकल्ट है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिंगल हाइड्रो एटम हैविंग its electron in 5th orbit, maximum possible spectral lines of different wavelength energy या frequency theoretically possible is एक सिंगल एटम है, और एक सिंगल हाइड्रो एटम आपके पास है, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट वेवलेंथ लाइंस कितनी मिल सकती है? देखो मिलेगी जो नहीं थ्योरेटिकली, तो क्या हो सकता है 5 से 4 आए, एक रेडिएशन एमिट हुआ, फिर 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से मिलेगा जो ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये कंट्रोल में नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वैसा ही हो, पर अगर आप अकॉर्डिंगली थियोरेटिकली हो जाए तो मैक्सिमम 4 मिल सकते हैं। तो अगर nth ऑर्बिट होता तो मैक्सिमम n-1 मिल सकते थे, 6th ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं। मिनिमम कितना मिल सकता है? डायरेक्टली 4 से डायरेक्टली 5 से 1 आ जाए, 5 से 1, 5 से 4 आएगा तो फिर तो नीचे आना ही पड़ेगा, पर डायरेक्टली एक ही एमिशन हो जाए तो ये मिनिमम और बाकी ये मैक्सिमम।
बाकी वाले में ऐसा हो सकता है 5 से 3 है, 3 से सीधा 1 आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल 4, मिनिमम तो एक ही 5 से 1। फिर एक क्वेश्चन लिखो, if electron is present in a sample of hydrogen atoms in fourth orbit, find the minimum number of atoms that must be present in the sample so that theoretically all possible spectral lines can be emitted. मैं सोचूं, कितने मिलियन नंबर, अब एक सैंपल है उसमें कोई ऐसा है कि लार्ज नंबर, आपको एक मिनिमम एटम्स कितने हों और सबका इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो मैक्स मिनिमम कितने एटम्स हों कि थ्योरेटिकली जितने डिफरेंट वेवलेंथ पॉसिबल है सब आपको थ्योरेटिकली मिल सके। एक ही देखो, मान लो आपने पहले एक एटम लिया, आपके अगर n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल जो थियोरेटिकल डिफरेंट वेवलेंथ क्या क्या हो सकते हैं? 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, और वैसे भी से फॉर्मूला क्या होता है 4, तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ ये पॉसिबल हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 4 में है तो नीचे डी एक्साइट होते समय ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इन सबकी एनर्जी अलग होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग, वेवलेंथ अलग, स्पीड सबकी सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। तो देखो अगर मैंने एक एटम लिया, इसमें अगर मान लो इस तरह से हो 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया, तो आपके पास कौन कौन से ट्रांजिशन इससे मिल गए? 3 आपको मिल चुके हैं, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक है। अब आप ये अभी एक ही एटम लिया, अभी आपने केवल एक एटम लिया, दूसरा एटम में इलेक्ट्रॉन मान लो हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 4 में ही है, सपोज 4 से 2 आ गया,
4 से 2 आपको मिल गया, एक नया और मिल गया। बट फिर 2 से 1 जो आएगा ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ये ऑलरेडी आप पहले ही मिल गया। एक और मिल जाएगा, पर 2 एटम से आपके 4 खत्म हो गए। अब मान लो 4 से अब आपका आया, बचा क्या, 4 से 1 और 3 से 1 है ना। तो एक तो आपका मिला वो सीधे 4 से 1 आ गया, तो इसमें और तो कुछ एमिटी नहीं होगा इसमें। और एक हो जाए जिसमें 4 से 3 हो और 3 से सीधा 1, 4 से 3, 3 से, तो इसमें 3 से 1। इतने मिनिमम के 4 एटम आपको चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 4 एटम हो गए तो मिल ही जाएंगे, हो सकता है चारों के चारों एटम 4 से 1 ही बता दें, पर 4 एटम अगर बिल्कुल आपके मन माफिक सब कुछ हो तो 4 एटम मिनिमम आपको चाहिए थ्योरेटिकली पॉसिबल होने के लिए। प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि आपको 6 रेडिएशंस मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कौन सा ट्रांजिशन देगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 4 एटम से कम होंगे तो आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट गेट ऑल 6। तो अगर आपके पास ये जो n = 4 से जो ऑल 6 मिलते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 4 एटम नीडेड है। तो सो दैट थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि सब रेडिएशंस मिल सके। बात समझ में आई? तो ये हुआ। अगर n = 5 में है तो ये होमवर्क करना कि इसमें मिनिमम एटम्स कितने होने चाहिए कि थ्योरेटिकली सब मिल सके। 5 से मिलते हैं 10, 5 से 4, 5 से 3, टोटल 10 मिलते हैं। तो कितने मिनिमम एटम्स आपके पास होगी, सबके सब आपको मिल सके। तो ये होमवर्क करना। अरे बस सेम क्वेश्चन है, 5th ऑर्बिट कर देना है और आंसर फिर देखना क्या आता है। अच्छा, अब आगे देखो, बड़े क्वेश्चंस करते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज है, एक रिजल्ट है जनरल, कि मान लो आपके पास एक सैंपल ऑफ एटम्स है, लार्ज सैंपल, लार्ज कलेक्शन एटम्स है। ये nth ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट mth है, जो नहीं कि 1 ही हो, और जो भी ट्रांजिशन है सपोज इनके बीच में ही हो रहे हैं, मतलब n से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर जो भी इनके बीच में ही है, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं? तो उसका आंसर है n - m। तब टोटल ट्रांजिशंस पॉसिबल, अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, n - 1, और n - 1 + 1 क्या हो गया, n। तो वही फॉर्मूला हो गया n (n-1/2). बट अगर मान लो हो जाए कि आपके पास 5th 7th ऑर्बिट है और 3rd ऑर्बिट है, जो भी ट्रांजिशन है इनके बीच में ही है, तब तो आ जाएगा 7 - 3 sin -3 + 1/2 बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, ये फॉर्मूला। और अगर m = 1 हो जाए इसमें, तो हमारा वही रिजल्ट हो जाएगा n (n-1/2). ठीक है, अब क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चन देखो, पहले ये 5th का 4, 5th का 5।
इन अ कलेक्शन ऑफ एच एटम्स, मतलब लार्ज कलेक्शन है, नंबर ऑफ एटम्स की कमी नहीं पड़ेगी. ऑल द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू ग्राउंड लेवल फाइनली. 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, 5 से 4 आया, 3 आया, बट अल्टीमेटली डायरेक्ट लेना कि सबके सब ग्राउंड लेवल पे आ ही रहे. मतलब 5 से 1 तक के बीच में सब अलाउड है, बट विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज. पर आपने ऑब्जर्व किया कि जब पूरा एनालिसिस कर लिया कि इसमें बामर सीरीज की एक भी लाइन एमिट नहीं हुई. द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशंस इन दैट स्पेक्ट्रम इज. तो अगर आपके पास सब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 में है, एक लार्ज कलेक्शन है और सब इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम सब बिना किसी कंडीशन के पॉसिबल क्या क्या होगा, कितना पॉसिबल होगा 5, दैट इज 10. अगर कोई कंडीशंस अटैच नहीं हो तो 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, तो टोटल मिला के 10 मिलेंगे. पर आपको बोला है कि इस ट्रांजिशंस में बामर सीरीज एक भी नहीं मिली. बामर सीरीज मतलब लैंडिंग ऑर्बिट 2, यानी आपको 5 से 2 नहीं मिला, 4 से 2 नहीं मिला, 3 से 2 नहीं मिला, तो ये 3 लाइंस नहीं मिली. 10 लाइन टोटल मिल सकती थी, 3 मिसिंग है, तो क्या आंसर 7 होगा? देखो आंसर 7 नहीं हो. क्यों? ये 3 तो मिसिंग है, पर जब इलेक्ट्रॉन कभी जंप होके 2 पे आया ही नहीं, तो 2 से 1 भी तो नहीं मिलेगा. When electron has never come to orbit number 2, क्योंकि ओरिजिनली तो 2 पे है नहीं, सबके सब 5 पे है, तो अगर वो कभी चाहे कभी 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आया ही नहीं, तो हाउ वुड ही गेट 2 to 1? 2 to 1 कैसे मिलेगा? उसके लिए 2 पे लैंड तो करना पड़ेगा, वो आपने किया नहीं, तो यानी ये भी आपका मिसिंग है, ये भी मिसिंग है. तो आंसर हो गया 10 - 4 6. अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन ये होता कि n इक्वल टू 6, मतलब यहां पे n इक्वल टू 6 कर दें और ये बोल दें पास्कल सीरीज, तब बताओ आंसर क्या होता? तब देखो क्या होगा. पहले तो टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 - 1/2 15 है ना. अब आपका 6 से 3 नहीं है, 5 से 3 नहीं है, 4 से 3 नहीं है, ये 3 तो नहीं है, तो आपके पास यानी 3 से 2 भी नहीं है, 3 से डायरेक्टली 1 भी नहीं है. 2 से 1 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 6 से 2 आए
और फिर 2 से 1 आ जाए, पर ये दोनों भी नहीं होंगे, यानी ये 5 मिसिंग हो जाएंगे। आंसर 10, तो आंसर 10 हो जाएगा उस केस में। ये करो क्वेश्चन 5। Monochromatic radiation of specific wavelength is incident on hydrogen atoms in ground state. Hydrogen atoms absorb energy and emit subsequently radiations of 6 different wavelength. क्वेश्चन ये कह रहा है हाइड्रो एटम है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, जहां पे एनर्जी -13.6 eV होती है हाइड्रो एटम में। देन इस पे रेडिएशन, मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ है, बहुत से रेडिएशन, बहुत से सैंपल एच एटम्स भी हैं, पर सब पे वो रेडिएशन फॉल कर रहा है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कैसे ऑर्बिट में जा रहा है, लेट से कोई ऑर्बिट नंबर n बोल दें, यानी सबके सब जितने भी एटम हैं इसको एब्जॉर्ब करके nth ऑर्बिट में चले जा रहे हैं और जब वापस डी एक्साइट हो रहे हैं एमिट सब्सिक्वेंटली रेडिएशंस ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। तो यानी क्या हुआ, जो ग्राउंड स्टेट में एटम थे इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी n लेवल पे चले गए, एक्साइट हो गए। अब जब रेडिएशंस उस फॉल होना बंद हो गया तो दे विल डी एक्साइट, दे विल कम बैक। तो व्हाइल कमिंग बैक दे आर एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ। तो अगर 6 डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस मिल रहे हैं तो क्या हम वो ऑर्बिट नंबर निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? एन, ये बोल रहे एन -1, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? वैसे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, लेकिन आपका एन नेचुरल नंबर ही आएगा, तो इट शुड बी 4 × 3। तो एन 4, यानी इलेक्ट्रॉन जाके 4th ऑर्बिट में चला गया, यहां चला गया। सबके सब इलेक्ट्रॉन, जितने भी एच एटम्स थे, सबके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन 4 में चले गए। अब ये बोल रहे फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि जो ये रेडिएशन इंसिडेंट हुआ उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसकी वेवलेंथ क्या है? वो वेवलेंथ जो कि 4 से 1 के बीच में होनी चाहिए। देखो चाहे रेडिएशन 4 से जब नीचे 1 आता है तो जो एनर्जी का रेडिएशन एमिट होगा जिस वेवलेंथ का, वही वेवलेंथ रेडिएशन का आप इलेक्ट्रॉन को 1 से 4 पे ले जाते हो तो उतना ही एब्जॉर्ब होगा। मतलब 4 से 1 आते समय एमिट होगा और वैसा ही रेडिएशन अगर स्ट्राइक किया तो 1 से 4 चला जाएगा, बट वेवलेंथ में फर्क नहीं है। ट्रांजिशन चाहे 4 से 1 हो चाहे 1 से 4 हो, वेवलेंथ सेम ही रहेगी, एब्जॉर्ब करने वाले को, एमिट होने वाले की। तो हम अगर मुझे 4 से 1 वाले ट्रांजिशन का वेवलेंथ निकालना है हाइड्रो एटम के लिए, आई कैन यूज दैट रिडबर्ग एक्सप्रेशन। क्या होता है? 1/λ इक्वल टू r, हाइड्रो एटम है 1²। नॉर्मली हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं एमिशन के लिए, पर 1 से 4, अगर 4 से 1 एमिशन हो
जो वेवलेंथ होगी वही 1 से 4 वाले के एब्जॉर्ब की भी होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस तो सेम ही है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 15/16, लैम्डा विल बी 16/15R। 1/R की वैल्यू हमने बताई थी कि 91 नैनोमीटर होती है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 16/15 इंटू 91, तो ऑलमोस्ट 91 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, आंसर 97.25 नैनोमीटर। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, E4 कितना है -0.85 प्लस 13.6, तो लैम्डा हो जाएगा HC बाई 12.75, HC बाई 12.75, ये हो गया लैम्डा। HC में हमने क्या पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पढ़ा था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने पहले पढ़ा हुआ है चीज, तो लैम्डा ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना ये चीज, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा, क्योंकि आपका E4 ये था, E1 ये 3.4 13.85, ये चीज, हाँ, तो इससे सॉल्व करके यही वैल्यू आपकी 97.5। अब से ना 1275 होता तो कितना, मतलब ये क्या होगा जब डिवाइड करोगे, अगर ये 12.40 होता तो 100 मिलता, हल्का सा बड़ा है यानी थोड़ा छोटा मिलेगा, तो इस ये है, तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा समझे चीज। अगर मुझे कोई N से M ट्रांजिशन चाहिए, उसके अब वो चाहे मान लो N1 से N2 जा रहा हो तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, हायर जा रहा है, N2 से N1 जा रहा हो तो एमिट होगा। पर इस वेवलेंथ को निकालने के लिए आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर बोथ केस, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एमिट हुआ या, अगर ट्रांजिशन सेम है तो नीचे से ऊपर गया तो उतना वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का या एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा, और ऊपर से नीचे आए तो उतना एमिट होगा। तो आप वेवलेंथ इस एक्सप्रेशन से दोनों के लिए निकाल सकते हो, और एक वो भी कर सकते हो, हायर माइनस लोअर इक्वल टू HC बाई एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो ये चीज जो डराइव होती है, होती तो यहीं से डराइव है, ये जो डेरिवेशन था आता तो यहीं से था, फॉर्मूला तुमने ये वाला यहीं से ड्राइव किया था, हायर माइनस। ठीक है, समझ में। अब ये क्वेश्चन ये करो, 6 का 1, ये बताओ
हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, atomic number Z is present in higher excited state of quantum number n. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है पहली बात, जो ही नहीं की हाइड्रोजन ही हो, तो जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती, जेड दिया भी है, Z1 जो ही नहीं है. दिस एक्साइटेड एटम कैन मेक अ ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n इक्वल टू 2 by successively emitting 2 photons of energies of this and this. इसका क्या मतलब हुआ कि ये n से 2 पे डायरेक्टली नहीं आया, ये बीच में कहीं पे एक बार लैंड किया है, क्योंकि अगर n से 2 डायरेक्टली आता तब तो क्या होता, एक ही रेडिएशन मिलता. तो मान लो जिस पे लैंड किया, लेट से दैट इज m. दो रेडिएशंस मिले, EM माइनस EM क्या दिया है, .2 मान लेते हैं, और EM माइनस E2 क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो EM तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा EN इसको भी क्या लिख सकता हूं, EN का फॉर्मूला माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, बाई 2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर (27.2 by 13.6) will be 2. एक इक्वेशन ये हो गई. ठीक है, ये आपका अभी तक यहां तक का काम खत्म हुआ. अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऑल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेम n, कैन मेक अ ट्रांजिशन टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3 बाई सक्सेसिव एमिटिंग 2 photons of this energy. मतलब अभी बोला कि n में था, 3 में आया, मान लो बीच में कहीं m डैश पे रुका, ये नहीं कि एग्जैक्टली उसी m पे रुका हो, m डैश और फिर इधर आया, तो यहां हो जाएगा En और EM डैश (5.95). ये चीज तो इसको सॉल्व करके मिलेगा EN (10.2), ये हो जाएगा 10.2. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.6 जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर हो जाएगा 102
136, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 51, 68, इसको 17 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 3/4। हमें क्या चाहिए, हमें पूछा है जेड, हमें पूछा है जेड। तो जेड के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, सबसे अगर जेड ही सीधा क्वेश्चन मिले तो व्हाट शुड आई डू। अगर मुझे जेड में सॉल्व करना है तो देखो यहां पे, अब मैं, ये तो हो गया, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस ये कट जाएगा तो ये आएगा जेड स्क्वायर 1/4 माइनस, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4, तो जेड स्क्वायर 5/36 और ये 5/4 है ना, 5 कट गया, जेड स्क्वायर 9, तो जेड कितना हो गया 3। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट Li 2+। अब कोई पूछे ये हायर ऑर्बिट क्या है, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 9, 1/9 माइनस, तो जाएगा 1 माइनस 9/n स्क्वायर, तो जाएगा 1/4 इक्वल टू 9/n स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू 36, n इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो माइनस का तो मतलब है नहीं ऑर्बिट नंबर, यानी ये जो है 6 है, 6th ऑर्बिट में। ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन था किस ऑर्बिट में, वो जो एक्साइटेड लेवल है वो क्या है, तो n इक्वल टू 6, Z3। इवन ये भी कोई पूछ सकता है कि पहले वाले केस में जो इंटरमीडिएट ऑर्बिट थी उसका नंबर निकालो, तो क्या करोगे, देन यू हैव टू टेक दिस माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू मालूम है, प्लस 13.6, जेड भी मालूम है, बाई एम स्क्वायर 10.2। अब मुझे जेड मालूम है, एन मालूम है, केवल एम नहीं मालूम है, तो आई विल सॉल्व फॉर एम। इस इक्वेशन से एम मिल जाएगा, क्योंकि जेड और एन तो मुझे मालूम है, तो एम मिल जाएगा। और ऐसे ही यहां पे बनाएंगे तो मुझे एम डैश मिल जाएगा। तो ये भी निकाल सकते हैं कि वो जंप किस ऑर्बिट पे किया था इन बिटवीन, तो सब चीजें मिल सकती है। यहां पे मुझे जेड निकालना है, पर एक्चुअली ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT JEE का आया होगा, तो ये चीज समझ में आए बात। ठीक है, लिखना है, लिख लो। 6 का 2 करो, तब तक 6 का 2 देखो,
ये क्वेश्चन H atom is exposed to electromagnetic radiation of wavelength this much. अगर लैम्डा की वैल्यू 1025.6 तो नैनोमीटर में हो जाएगी 102.56 क्योंकि 1 तो क्या देखो ये H एटम्स हैं, कुछ नहीं बोला तो ग्राउंड स्टेट में ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जब ये रेडिएशंस इन पे फॉल किए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे या हो सकता बाहर ही निकल जाते, देखते हैं लेट्स सी, पर लग रहा है कि किसी लेवल में जाएंगे। तो पहले इसकी एनर्जी निकालते हैं। इसकी एनर्जी कैसे निकलेगी? HCl12 हमने पहले पढ़ा हुआ है वाली बात। और ये वेवलेंथ कितनी है? तो इसे जब सॉल्व करोगे ना 12.09 के आसपास आ जाएगा, 12.1 के आसपास आ जाएगा। यानी इतना एनर्जी का रेडिएशन इस पे फॉल कर रहा है, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मुझे बताओ ये, क्योंकि ये तो किसी ना किसी ऑर्बिट में ही जंप करेगा, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा जिन उस ऑर्बिट nth ऑर्बिट में आएगा जहां पे En माइनस E1 का डिफरेंस 12.09 हो। तो ये माइनस 13 होता है, ये माइनस 3.4 होता है, ये माइनस 1.51 होता है। तो ये डिफरेंस तो 10.2 होता है, दिस माइनस दिस। पर ये डिफरेंस देखो क्या है, माइनस ये करें तो प्लस हो जाएगा, तो 12. यानी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब लोग कहां चला गया? थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि ये डिफरेंस E3 माइनस E1 12.09 होता है हाइड्रोएटम में। तो ये एब्जॉर्ब करके यहां चला गया। यानी जितने भी एटम्स थे, जितने भी सैंपल में एटम है, सब में इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? n = 3 पे। तो जब n = 3 पे सब एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब वो डी एक्साइट होंगे तो क्या क्या पॉसिबल रेडिएशंस हो सकते हैं? जब डी एक्साइट होंगे तो क्या क्या देंगे? 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1 भी दे सकते हैं। ये 3 तरीके के पॉसिबल रेडिएशंस ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन मिल सकते हैं। अब ये बोलो व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ मतलब कौन सी? मैक्सिमम एनर्जी। तो इसमें कौन से ट्रांजिशन का एनर्जी मैक्सिमम होगा? अगर 3 लेवल है, 3 से 1 यानी E3 माइनस E1, 3 से 2 और 2 से 1, तो 2 से 1 में तो 10.2 होता है, 3 से 1 में 12.09 होता है, और 3 से 2 में कितना होता है? दिस माइनस 2.3.4 माइनस 1.5, तो ये आपका 1.89 के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3 से 1 की। यानी वेवलेंथ सबसे मिनिमम, आपका मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा? पूछा है मिनिमम, मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी, चाहे 3 से 1 वाला। तो 3 से 1 वाला तो वही हो गया जो हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। एब्जॉर्ब करके कहां गया था? 1 से 3। तो आते समय 3 से 1 की वेवलेंथ भी क्या होगी? सेम ही होगी। यानी आंसर ये हो गया।
102.6 नैनोमीटर। हाँ, अगर ये पूछते कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, तब कौन सा होता? तब सबसे कम एनर्जी इसकी है, 3 से 2 की। 3 से 2 की एनर्जी कितनी है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस। तब वो लैम्डा मैक्स हो जाता एमिट होने के समय 1240 बाई 1.89 EV। तब ये करके ये वेवलेंथ आ जाता, ये हो जाता लैम्डा मैक्स। और एक मीडियम इन बिटवीन कौन सा होता? 2 से 1 वाला, इन बिटवीन 2 से 1 वाला। पर हमारा भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में? ये करो, A naught is the Bose radius, m mass of electron, h Planck constant. The kinetic energy of electron in the second Bohr orbit of a hydrogen atom A naught Bohr's radius है। हमें आंसर A naught बोर के टर्म में चाहिए। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जिसमें A naught सीधा इन्वॉल्व होता है? एक है फॉर्मूला RNZ, यानी अगर मैं ये वाला फॉर्मूला कहीं यूज करूं तो A naught टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा? हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई फॉर बोर्स मॉडल। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो स्क्वायर करने में क्या होगा? M स्क्वायर अब एक मास को यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं V स्क्वायर M, और ये N स्क्वायर, एक M इधर आ गया और R स्क्वायर भी इधर आ गया। इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? N स्क्वायर H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R होता है A नॉट N स्क्वायर बाई जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M A नॉट स्क्वायर N पावर 4 ऊपर जाके जेड स्क्वायर, एक N स्क्वायर कट के N स्क्वायर रह गया, तो ये आ गया H स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें पूछा किसके लिए? सेकंड बोर ऑर्बिट, यानी N की वैल्यू 2 और हाइड्रोजन एटम मतलब Z की वैल्यू, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, ये तो जनरल आ गया किसी के लिए भी, पर हमें क्या पूछा है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? H स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 32, 8 इंटू 4 पाई स्क्वायर M। आंसर हो गया।
ये भी आईआईटी के अंदर है क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला तो किसी के लिए भी हो गया, एच लाइक स्पीसीज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये जो पूछा है उसके लिए, समझ में बात। तो यहां पे हमने यहां से स्टार्ट किया। हम यहां पे अगर सपोज हम सीधे हाफ एम वी स्क्वायर लेते, फिर वी का एक्सप्रेशन होता तो वी के इसमें तो वी नॉट जेड बाई एन आता तो बड़ा दिक्कत हो जाता। हमें तो अल्टीमेटली आंसर किसके टर्म्स में पूछा, चॉइसेस ए नॉट, ये सब, तो ये वाला चीज, और फिर आर को हमने ए नॉट के टर्म में चेंज कर दिया। समझे कि मतलब कि हमने कहां से, इधर से भी हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। एक ये सोचो, in Bohr series of lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to the which one of the following interorbit jumps of the electron for Bohr orbits in an atom to hydrogen। ये आसान है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। क्या होगा, ये बोला इन बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। भाई अगर रेड तो विजिबल कलर है, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम में विजिबल स्पेक्ट्रम किस सीरीज को बिलोंग करता है, बामर सीरीज, N22 कोई भी है ना। ये वो होता है हमारा, ये है इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो यानी रेड एंड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी उसका एनर्जी सबसे कम है। तो ये ट्रांजिशन कौन सा हुआ, ये हो गया एक्चुअली 3 से 2, क्योंकि 3 से 2 की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, मतलब इन बामर सीरीज सबसे कम एनर्जी 3 से 2। उसके बाद 4 से 2 ऑरेंज। हमें क्या पूछा है, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कौन सी है, 1 2 3 येलो, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड 1 2 3। तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 से। तो ये जैसे जैसे आप ऐसे आओगे, लैम्डा विल डिक्रीज, यानी एनर्जी विल इंक्रीज। तो सबसे कम एनर्जी इसकी थी 3 से 2, 4 से 2 एंड देन 5 से 2। तो ये आंसर 5 से 2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया बात। थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, ये चीज, ये जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन देखो लास्ट,
ये लो क्वेश्चन। बताओ सोच को तो क्या हुआ। कितना 22 सबसे पहले रॉन्ग आंसर यही मिलता ही है, पर सोचो गलती क्या है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, समझो, पहले वो देखो आपने गलती क्या की है। बट गलती नहीं किया, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक ये मिस्टेक होती ही है, अगली बार के लिए उस बात का ध्यान रखना। इन अ कंटेनर मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। आपके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कहां पे, तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है कहां पे है, फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू, जो इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n इक्वल टू 2 पे है। जबकि जो हीलियम प्लस है, जितने भी सैंपल ऑफ एटम्स ऑफ आयंस ऑफ हीलियम है, द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 4 में है। और जो आपका ये है Li2 प्लस, उनका है 5th, मतलब n इक्वल टू 6। तो इस सैंपल से ये 2 में, तो इसमें तो केवल 2 से 1 ही मिल सकता है। 2 माइनस 1 बाई 2 तो 1, इधर से 4 6 और इधर से 6, तो हमने बोला भाई यहां से 6 मिशंस मिल सकते हैं, यहां से 1, वहां से 15, तो आंसर तो सबका सम करके 22 ही आ रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से, क्योंकि ये तो 3 अलग अलग स्पीसीज से है, तो क्या ये संभव है कि कुछ इसमें से रेडिएशंस सेम वेवलेंथ की हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको कौन सा वेवलेंथ मिल रहा होगा, ये जो एक 2 से 1 ट्रांजिशन हो रहा होगा, इसमें तो एक ही ट्रांजिशन है, तो 1 बाई लैम्डा उसका क्या होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी R 1 स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस, है ना, ये वैल्यू विच कम्स, ये 3/4 हो जाता है, तो 4/, अब जैसे He प्लस है, He प्लस का आप क्या लिखोगे, 1 बाई लैम्डा इन जनरल R 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, जहां पे N2 मैक्सिमम, N2 कितना हो सकता है, कोई n इक्वल टू 4 में, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू
4 हो सकती है, और बाकी N1 मतलब ये 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, जो भी N1 N2 1 और 4 के बीच में। तो क्या कोई ऐसा N1 N2 का सेट है जिसकी वैल्यू ऐसी हो जाए? सोचो अगर N1 को मैं 2 लूं और N2 को 4 लूं, 4 से 2 ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल है, होगा भी उस 6 रेडिएशंस में, ये वाला होगा भी। पर 4 से 2 क्या हो जाएगा? जब मैं यहां पे ये करूंगा, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? R 1 इसका माइनस, तो ये वैल्यू तो वही हो गई जो हीलियम आयन का जो 4 से 2 है, दैट इज सेम एज हाइड्रोजन एटम का 2 to 1, यानी रिपीट हो गया एक। और ऐसे ही जब लिथियम की बात होगी, लिथियम 2+, तो इसमें होगा 1/λ R3², जिसमें N1 N2 की वैल्यू मैक्सिमम 6 हो सकती है, मतलब N2 6 और मतलब इनकी वैल्यू 1 और 6 के बीच में हो सकती है कुछ। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जो ये ऐसी हो जाए? तो देखो, अगर N1 3 हो जाए और N2, तो क्या हो जाएगा? 3², हो जाएगा R। तो ये फिर से जो आपका 6 से 3 है वो बेसिकली, यानी इसका लैम्डा हाइड्रोजन एटम के लिए 2 से 1 इज सेम एज लैम्डा 4 से 2 ऑफ हीलियम प्लस इज सेम एज लैम्डा 6 से 3 ऑफ, यानी ये 3 रेडिएशन तो एक जैसे ही हो गए, पता ही नहीं चलेगा कहां से आ रहे हैं, वेवलेंथ सेम है, तो उसको आप बार बार क्यों काउंट करोगे? आपको तो डिफरेंट चाहिए ना। तो आपके पास एक्चुअली कितना आंसर हो जाएगा? 3 एक बार काउंट करना है, पर 2 हटाना है, यानी 22 माइनस 2 कर देंगे। एक तो काउंट करेंगे, बट 2 ये जो रिपीट है, 3 एक जैसे हो गए। वी विल कीप ओनली 1 आउट ऑफ दैट, बट अदर 2 विल बी रिमूव्ड। तो आंसर विल बी 20। तो पहली बार में गलती होती है, लेकिन अगली बार कभी ऐसा क्वेश्चन है जैसे मिक्सचर और दिया है, तो लुक फॉरवर्ड फॉर दैट कि कोई चीज क्या फॉर्मूला बना के कोई कॉमन चीजें आ सकती है, ठीक है ना? आएगा यही, मतलब इसमें यूज हुआ जैसे B3+ हो जाए, तो B3+ में 4²। अब मान लो यहां पे N2 वैल्यू 8 तक हो सकती है, N2 8 हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 8 से भी यही हो जाएगा। मतलब वहां पे देखिए बेरिलियम 3+ भी है, जिसका इलेक्ट्रॉन 7th एक्साइटेड स्टेट में, मतलब N = 8, तो ये भी एक हो जाएगा। तब सब में सम करते हुए टोटल में -3 कर देंगे, टोटल में -3 कर देंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से, तो ये आपका हो गया, ठीक है, समझे?